वेलकम टू द क्लास। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग इम्यूनोलॉजी का वन शॉट देखेंगे। इम्यूनोलॉजी के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सो उनको देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनो यानी कि इम्यून सिस्टम, इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम, और लॉजी यानी स्टडी, यानी इम्यून सिस्टम की स्टडी को ही इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम में हम लोग, इम्यून सिस्टम हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी हो सकता है और ह्यूमरल भी हो सकता है। ठीक है, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम एक्ट एज अ बॉडी डिफेंस सिस्टम। जैसे कि हमारे जो बॉर्डर पे आर्मी होती है एज अ डिफेंस, वैसे ही हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है कि बाहर से अगर कोई दुश्मन हमारी बॉडी पे अटैक करता है, दुश्मन क्या हो सकता है? कोई एंटीजन, पैथोजन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो हमारे बॉडी को हार्म करते हैं, वो क्या है? वो हमारी बॉडी के लिए दुश्मन है। वो फॉरेन मोलिक्यूल जो है उनके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है। तो इसलिए ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है, डिफेंस सिस्टम इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ओवरऑल द इम्यून सिस्टम फंक्शन बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन एंटीजन। इम्यून सिस्टम क्या करता है? जैसे बॉर्डर पे जो आर्मी हमारी तैनात होती है, तो वो क्या करती है? सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करती है, अच्छा ये दुश्मन है या नहीं है। उसके बाद अगर उसको पता चलता है कि ये हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में आके कुछ अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर दे रहा है या फिर डैमेज कॉज कर दे रहा है, तो वो क्या करते हैं? उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उस फॉरेन एंटीजन को। वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या करता है? पहले रिकॉग्नाइज करता है, जब उसको पता लगता है कि फॉरेन मटेरियल है, बॉडी को हार्म करने के लिए आया है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम जो वो काम करता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, एज अ डिफेंस सिस्टम ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक सी बात। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो पैथोजन या एंटीजन है, तो ये पैथोजन या एंटीजन क्या है हमारा? ये पैथोजन या एंटीजन है हमारा फॉरेन मॉलिक्यूल। और ये इम्यून सिस्टम क्या है हमारा? सैनिक। और ये है दुश्मन। तो इम्यून सिस्टम जो है ये वर्क करेगा पैथोजन या एंटीजन के ऊपर। और क्योंकि इम्यून सिस्टम में वर्क कर रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा? रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो है ये इनेट इम्यून सिस्टम में, जब हम लोग इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, तो इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। जैसे कि लेट सपोज, जैसे कि ये कोई ए नाम का इंडिविजुअल है। ठीक है, ये क्या है? ये मान लो ये सोल्जर है। ठीक है, और ये बी इंडिविजुअल है, ये दुश्मन है। तो जब ये फर्स्ट टाइम इसको मिला तो ये रिकॉग्नाइज करेगा इसको, है ना? पहले तो इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इतना ज्यादा इसको हार्म नहीं कॉज करेगा। एक इनेट रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, जनरल रिस्पॉन्स। लेकिन अगर दूसरी बार भी ये आता है, तो ये इसको मेमोरी मेमोरी में बैठ जाएगा कि ये पहले भी आ चुका है, ये बार बार दिक्कत कर रहा है, तो अब इसके ऊपर जो है एडेप्टिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो इनेट इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक है। जैसे कि जब बाहर से कोई पैथोजन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, जैसे बाहर से कोई पैथोजन या बैक्टीरिया कोई भी हमारी बॉडी में एंटर किया, तो क्या देखने को मिलता है? जैसे कि ये एक इंडिविजुअल है, इसके बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये एंट्री किया, तो हमारा बॉडी क्या करता है? हमारे बॉडी का जो स्किन है, सबसे आउटर लेयर क्या है? स्किन, जो सबसे पहले इसके कांटेक्ट में आएगी। तो स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ये एज अ बैरियर काम करते हैं।
इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, जैसे कोई वायरस कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपको जनरली देखने को मिलता है, कई बार बोलते हैं ना कि वायरल फीवर हो गया है। तो फीवर की कंडीशन में क्या होता है, बॉडी अपना टेम्परेचर रेज कर दे रहा है। तो दूसरा जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो टेम्परेचर या पीएच में चेंज कर देता है बॉडी, ताकि वो किल हो जाए। और तीसरा है फैगोसाइटिक बैरियर। फैगोसाइटिक बैरियर का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के जो सेलों फैगोसाइटोसिस करके उसको किल कर सकते हैं, ये ही काम कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्स। या फिर इन्फ्लामेटरी बैरियर, रेडनेस, स्वेलिंग, ये देखने को मिलेगी अगर फर्स्ट टाइम अटैक किया है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीजन स्पेसिफिसिटी। अब पता चल जाता है ये एंटीजन पहले भी आ चुका है, तो एंटीजन स्पेसिफिक बिहेवियर होगा। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, क्योंकि मेमोरी क्रिएट हो जाती है सेकेंड टाइम आ रहा है। सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, ठीक है, कि बॉडी का सेल नहीं है, बाहर से आया हुआ सेल है, तो सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे आगे। इनेट इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम फाइट अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट देयर एंट्री इनसाइड द बॉडी। इम्यून सिस्टम क्या करता है, बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो जो भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बॉडी में इन्वेड नहीं होने देता, उनसे प्रोटेक्शन दिलवाता है। और इनेट इम्यून सिस्टम दो प्रकार का होता है, इनेट और अडेप्टिव। इनेट इम्यून सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोटीन दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट। यानी इनेट इम्यून सिस्टम में वो प्रोटीन्स और सेल्स आते हैं जो हमेशा हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और हमेशा वो तैयार रहते हैं कि बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आए, इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसके अगेंस्ट हमने फाइट करनी है। और इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है वो बाय बर्थ रहता है, ठीक है, जैसे इनेट बिहेवियर जैसे हम लोग ने इकोलॉजी में पढ़ा था, तो वो बाय बर्थ रहता है। मेन एलिमेंट कौन है इनेट इम्यून सिस्टम के, तो ध्यान रखना, डेंड्रेटिक सेल, फैगोसिटिक ल्यूकोसाइट, नेचुरल किलर सेल, फिजियोलॉजिकल फिजिकल एपिथेलियल बैरियर और सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन। दीज आर द एलिमेंट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम जो कि इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे। यहाँ पर टोल लाइक रिसेप्टर क्या होते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर क्या होते हैं, जैसे आपको पता है आपने सेल बायोलॉजी पढ़ ली है, तो आपको ये पता है कि बैक्टीरिया जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी बैक्टीरिया के पास में। अब वो ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो लिपोपोलीसेकेराइड या लाइपोपेप्टाइड का होगा सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, ग्राम नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव है तो पेप्टिडोग्लाइकेन का होगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो है डीएनए भी देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा फ्लैजिला भी होगा यहाँ पर फॉर लोकोमोशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो भी आया है, पैथोजन जो आया है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बेसिकली देखा हमने, तो ये देखने को मिलता है। तो टोल लाइक रिसेप्टर क्या होते हैं, जैसे ये हमारा बॉडी है, एक स्लाइड ले लेते हैं। जैसे कि लेट सपोज ये हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर आपको पता है सेल्स भी होंगे, तो एक सेल इधर अज्यूम कर लेती हूं मैं कि ये एक सेल है। बैक्टीरिया एंटर किया आपके बॉडी में, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, ये फ्लैजिला है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कुछ भी हो सकती है, लिपोपोलीसेकेराइड पेप्टिडोग्लाइकेन की हो सकती है, डीएनए वगैरह भी होगा। तो ये जो सेल है ना, सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर। इन रिसेप्टर को बोलते हैं हम लोग टोल लाइक रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये रिसेप्टर इस माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या करते हैं, इस माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करेंगे। क्योंकि हमारे बॉडी को पता कैसे चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, तो ये टोल लाइक रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करते हैं, ये बैक्टीरिया यहाँ एज अ लाइगेंड काम कर रहा है, तो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि एक नॉन सेल्फ एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया। अब ये जो टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं ना, ये टोल लाइक रिसेप्टर भी, ये जो टोल लाइक रिसेप्टर है ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे टोल लाइक रिसेप्टर 1 मान लो, टोल लाइक रिसेप्टर 7 मान लो। तो इनमें किस तरीके से होगा कि अगर मान लो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आया है या फिर फ्लैजिला आया है, तो उस हिसाब से, जैसे फ्लैजिला आ गया, जैसे ये इस तरीके से बैक्टीरिया है, तो यहाँ टोल लाइक रिसेप्टर 5 जो है ये इसके फ्लैजिला को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, ये इसके
7 जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड इसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो इस तरीके से टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि जो माइक्रोब आता है, जो पैथोजन आता है, जो बैक्टीरिया आता है, उसके एक पर्टिकुलर चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो टोल लाइक रिसेप्टर की एक लिस्ट है, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा टोल लाइक रिसेप्टर जो है किस किस चीज को रिकॉग्नाइज करता है। तो जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहां पर ये टोल लाइक रिसेप्टर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोल लाइक रिसेप्टर 7 किसको रिकॉग्नाइज करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को। तो टोल लाइक रिसेप्टर 7 किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कैसे ध्यान रखोगे? 7 में कैसे साउंड हो रहा है? एस का। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टोल लाइक रिसेप्टर 5 याद करना बहुत इजी है। 5 किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? इस पैथोजन के फ्लैजिला को। तो टोल लाइक रिसेप्टर 5, 5 एफ, और फ्लैजिला का भी एफ, तो फ्लैजिला, ठीक है। 7 का एस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में भी एस से ही स्टार्टिंग हो रही है। इसके अलावा टोल लाइक रिसेप्टर 9, टोल लाइक रिसेप्टर 9 किसको रिकॉग्नाइज करता है? सीपीजी डीएनए, ये भी याद रखना इजी है। टोल लाइक रिसेप्टर 9 किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? सीपीजी डीएनए। कैसे ध्यान रखोगे? ये जो 9 है, 9 को आप उल्टा कर दोगे तो ये पी जैसा दिखेगा। 9 ऐसा होता है, इसको उल्टा करोगे तो पी जैसा, तो सीपीजी, ठीक है, सीपीजी। तो सीपीजी डीएनए। इसके अलावा टोल लाइक रिसेप्टर 4 किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? लिपोपॉलीसैकेराइड, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। टोल लाइक रिसेप्टर 4 किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? लिपोपॉलीसैकेराइड। ये भी ध्यान रखना इजी है, ये एल है तो 4 ऐसे बन जाता है एक डंडा लगाते ही। तो कौन सी लिपोपॉलीसैकेराइड किसको रिकॉग्नाइज करेगा? टोल लाइक रिसेप्टर 4 इसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा है? टोल लाइक रिसेप्टर 3, टोल लाइक रिसेप्टर 3 किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो ऐसे ध्यान रख सकते हो ए बी सी डी, तो फोर्थ पे आ रहा है ना समहाउ, तो फोर्थ में तो लिपोपॉलीसैकेराइड है, तो थर्ड में यहां पर देख लेना टोल लाइक रिसेप्टर 3। वैसे तो ऐसे भी हो सकता है कि 3 कुछ इस तरीके से बनता है, तो डी के जैसा ये बीच में से अगर आप कट करोगे 3 इस तरीके से बनाओगे तो कुछ कुछ डी जैसा ये दिखेगा। इस तरीके से कर दोगे तो डी जैसा, ये वाला हटा दोगे तो साइन। तो टोल लाइक रिसेप्टर डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये डाइमरिक फॉर्म, ये डाइमर फॉर्म में ध्यान रखना इतना जरूरी नहीं है, आपको करना आप इसको कर सकते हो, बट डाइमर फॉर्म में ध्यान रखना इतना नीडेड नहीं है। तो कैसे ध्यान रखोगे ये सारी चीजें? इस तरीके से ध्यान रह जाएंगे आपको। कि टोल लाइक रिसेप्टर जो है रिकॉग्नाइज करते हैं माइक्रोब्स के किन किन रीजन को। तो टोल लाइक रिसेप्टर 1 हम लोगों ने, टोल लाइक रिसेप्टर कौन कौन सा देखा हम लोगों ने? टोल लाइक रिसेप्टर 3 देखा, टोल लाइक रिसेप्टर 4, टोल लाइक रिसेप्टर 5, टोल लाइक रिसेप्टर 7, टोल लाइक रिसेप्टर 9, ये देखे हैं। जिसमें 7 यानी एस एस है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, 9 है तो सी पी जी डीएनए, 5 है तो फ्लैजिलिन, एफ एफ फ्लैजिलिन, 4 लिपोपॉलीसैकेराइड जैसा है, 3 डी जैसा दिखेगा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीजें ध्यान की हैं। So innate immunity and the initial response to infection, साइटोकाइन दैट इंड्यूस इन्फ्लामेशन एंड डायरेक्ट इन्फ्लामेटरी सेल, साइटोकाइन क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब्स बाय टोल लाइक रिसेप्टर एंड अदर इनेट रिकॉग्निशन एलिमेंट, माइक्रोब्स को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? टोल लाइक रिसेप्टर। इन्फ्लामेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ फैगोसाइट, अपडेट अपटेक एंड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय फैगोसाइट्स। इनेट रिस्पॉन्स में क्या होता है? फैगोसाइटोसिस देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये टोल लाइक रिसेप्टर जो है क्लियर हो गए हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इनको आपको ये याद करवा दिया ट्रिक से, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। देन आता है अडाप्टिव इम्यून सिस्टम। अडाप्टिव इम्यून सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय इनेट इम्यून डिफेंस।
तो जैसे कि ऐसा होता है ना कि जैसे आपके घरों में भी होता है, जैसे कोई भी डॉगी वगैरह या कुछ भी आपके घर में अगर एंटर करता है तो पहले तो आप खुद ही उसको कंट्रोल करने की ट्राई करते हो, आपसे कंट्रोल नहीं होता, आप मम्मी पापा को बोलते हो। इन द सेम वे यहाँ पर भी अगर इनेट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स उससे फाइट नहीं कर पा रहा है, हार गया इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, तो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, उसको कंट्रोल करेगा। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एक्वायर्ड यानी कि बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है, ये एक्वायर की जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लाइफ, और ये स्पेसिफिक होती है, एंटीजन स्पेसिफिक। All the components of adaptive immune system are generally inactive. However, when activated, these components adjust to the presence of all the infection agent by proliferating and developing a potent mechanism for eliminating the microbe. जनरली एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जब ये एक्टिव होते हैं तो ये इनके पास में इतना पोटेंशियल है कि ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय सेवरल मैकेनिज्म। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में जो हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं देखते हैं, वो ह्यूमरल इम्यूनिटी भी हो सकती है और वो अडेप्टिव भी हो, और वो सेल मीडिएटेड भी हो सकती है। ह्यूमरल में मेनली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमरल का ध्यान रख लेना, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमरल मॉडरेटेड बाय, ह्यूमरल इम्यूनिटी मॉडरेटेड बाय एंटीबॉडी, कौन कौन सी एंटीबॉडी, which are developed by B lymphocyte, और cell mediated immunity moderated by T lymphocyte। ठीक है, तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो मॉलिक्यूल होता है, वो पैथोजन होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा देते हैं। एंटीजन के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दैट एंटीजन शुड बी अ फॉरेन सब्सटेंस, मतलब अगर कोई बाहर से आया हुआ सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा के इम्यून रिस्पॉन्स करवा दे रहा है, तो वो एंटीजन है। एंटीजन हैव अ मोलिकुलर मास, जो फॉरेन सब्सटेंस आया है अगर उसका मास 14,000 से 6,00,000 डेल्टन के बीच में है, 6 लाख डेल्टन के बीच में है, तो वो एंटीजन है। अगर प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड है नेचर में तो वो एंटीजन है। दे आर मोर केमिकली कॉम्प्लेक्स, दे मोर इम्यूनोजेनिक दे विल बी। जितना ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होंगे उतना ज्यादा ये इम्यूनोजेनिक होंगे, और एंटीजन जो होते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एंटीजन कैन बी क्लासिफाइड एज, एंटीजन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, इम्यूनोजन और हैप्टेन, और हैप्टेन। इम्यूनोजन क्या होते हैं, दीज मे बी प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड एंड कैन जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स ऑन देयर ओन। और हैप्टेन क्या होते हैं, दीज आर नॉन प्रोटीन, ये नॉन प्रोटीन होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, दैट रिक्वायर अ कैरियर मॉलिक्यूल टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। समझ में आया? इम्यूनोजन क्या होते हैं, ये खुद ही इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा देंगे, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, हैप्टेन क्या होता है, हैप्टेन बोलते हैं कि हमें किसी के साथ की जरूरत है, एक कैरियर प्रोटीन इनको चाहिए होगा तब ये इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा पाएंगे। इम्यूनोजन क्या है, ये कोई भी पैथोजन आया है और बॉडी में एंटर किया, तो बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने देखा कि फॉरेन सब्सटेंस है तो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा दिया, तो इसने खुद करवा दिया तो ये इम्यूनोजन है। लेकिन इसने किसी की हेल्प मांगी, कैरियर प्रोटीन ने इसकी हेल्प की, फिर इम्यून रिस्पॉन्स अगर बॉडी क्रिएट कर रही है तो ये हैप्टेन है। ये स्ट्रक्चर है एंटीजन का। एंटीजन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये देखिए, ये एपिटोप है, एपिटोप को हम लोग एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी हैज एटलीस्ट 2 बाइंडिंग साइट दैट कैन बाइंड टू स्पेसिफिक एपिटोप ऑन एंटीजन, और ये किससे बाइंड करते हैं, ये पैराटोप से बाइंड करते हैं जो एंटीबॉडी के पास में प्रेजेंट होगा। अब देख लेते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी में देखिए यहाँ पर ये एक हैवी चेन है, यहाँ पर देखिए एक हैवी चेन है, एक लाइट चेन यहाँ दी गई है, एफसी रीजन है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से यहाँ पर कनेक्टेड है, ये वेरिएबल रीजन है, कांस्टेंट रीजन है, और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है जहां पर एंटीजन बाइंड कर सकते हैं। क्या बाइंड कर सकते हैं, एंटीजन बाइंड कर सकते हैं। सो एंटीबॉडी इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी को हम लोग आईजी भी लिखते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी लिखते हैं। कि लार्ज होती है, आप लोग देख रहे हो वाई शेप की है, ये इस तरीके से बनी हुई है, वाई शेप की है।
दे बाइंड टू द फॉरेन पार्टिकल, इन्वेड देम, ये क्या करती हैं, ये इस तरीके से एंटीजन से बाइंड करती है और इनको इन्वेड करती हैं। इसके बाद में दे बाइंड टू फॉरेन पार्टिकल, इन्वेड देम, दीज पार्टिकल आर फॉरेन बॉडी दैट गेट अटैक्ड बाय एंटीबॉडी। Antigen are foreign at pathogen that invade the body and have the capability to give rise to a response from our immune system either by grouping up with a large molecule or along after binding with antibody। यानी एंटीजन वो फॉरेन पैथोजन होते हैं जो खुद भी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा सकते हैं किसी दूसरे एक कैरियर मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, फिर वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवाते हैं। हेंस एंटीजन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। इसलिए जो एंटीजन्स होते हैं जब वो बॉडी में एंटर करते हैं, जब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तभी एंटीबॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है और वो वर्क करती है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी तो आपने सुना ही होगा, जनरल टर्म है कि बाहर से कोई एंटीजन आया तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि एंटीबॉडी, जैसे कोरोना हुआ था तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट की गई थी, एंटीजन के अगेंस्ट, कोरोना एंटीजन था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट कर की गई ताकि वो फाइट कर सके उस इन्फेक्शन से। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडी के बारे में बात की गई है, आईजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, हमारी एंटीबॉडी। पहले बात करते हैं आईजीएम। आईजीएम क्या होता है, आईजीएम इज द फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडी सिक्रेटेड आफ्टर एन एंटीजन इज इनकाउंटर्ड। यानी जैसे एंटीजन हमारे बॉडी में इनकाउंटर करता है तो बॉडी जो फर्स्ट एंटीबॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्रिएट करता है, सिक्रेट करता है, वो आईजीएम है। तो आईजीएम इज द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू माइक्रोबियल अटैक बाय बी सेल। प्रोड्यूस कौन करता है, बी सेल करते हैं, बी लिम्फोसाइटिक सेल करते हैं। So IgM concentration decline as IgG production accelerate। पहले IgM जो है उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद धीरे धीरे IgG प्रोड्यूस होता है। The anti and anti-B antibodies response for the agglutination of incompatible blood type are IgM antibody। ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, पेंटामेरिक फॉर्म में होती, तो आप इसका स्ट्रक्चर भी देखोगे तो पेंटामर है, ये देखो ये इस तरीके से बना हुआ, ये पेंटामर है। और यहाँ पर देखिए एक एंटीजन यहाँ बाइंड कर सकता है, एक एंटीजन यहाँ पर, एक एंटीजन यहाँ पर, क्योंकि एक एक एंटीबॉडी के पास में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है ना, तो 5 एंटीबॉडी है तो 10 एंटीजन बाइंड कर सकते हैं। 5 एंटीबॉडी है तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, पेंटामर टाइप का बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर, तो पेंटामेरिक है। क्या करता है, इट सर्कुलेट इन द ब्लड एंड लिम्फ, ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती रहती है ये एंटीबॉडी। इट इज इन्वॉल्व इन एग्लूटिनेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन। कहाँ इन्वॉल्व होती है, एग्लूटिनेशन में। और ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन में जैसे कि कोई एंटीजन है तो एंटीजन का पे ये ऑप्सोनाइजेशन कर देगी। ऑप्सोनाइजेशन यानी इस तरीके से बना देगी कि एंटीबॉडी को अब ये प्यार इतना टेस्टी लगेगा कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देगी, मतलब फेवरेबल बना देती है एंटीबॉडी के लिए। इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीजेनिक साइट ऑन इट सरफेस एंड देयरफॉर फैसिलिटेट एफिशिएंट एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी कि जब भी आप आईजीएम का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये पेंटामेरिक है, तो ये इसके पास एफिशिएंसी है कि 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, तो इसके पास में क्या एफिशिएंसी है, देयरफॉर इट कैन फैसिलिटेट एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये चीज ध्यान रख लेना, फर्स्ट एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन दैट इज आईजीजी, सॉरी आईजीएम। देन बात करते हैं आईजीजी के बारे में। तो आईजीजी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर किस तरीके का है, यहाँ पर मोनोमर है, ये क्या है, मोनोमर, एक ही एंटीबॉडी है तो मोनोमेरिक है। अब एंटीजन 2 बाइंड कर सकते हैं एक एंटीबॉडी के साथ में, ये इसके पास एपिटोप होगा एंटीजन के पास में, और एंटीबॉडी के पास ये क्या है, पैराटोप होगा। इस तरीके से बाइंड हो सकते हैं। IgG antibodies account for 80% of all antibody. IgG antibody are responsible for resistant against many virus, bacteria and bacterial toxin. So most abundant isotope in the plasma and comprise 80% of total antibody. इसके अलावा it is transferred to placenta through the fetus and protect the infant until its birth. ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि क्या करता है, ये जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, इट इज ट्रांसफर्ड, सॉरी फीटस को क्रॉस करता है, इट इज ट्रांसफर्ड टू प्लेसेंटा थ्रू द फीटस। कहाँ जाता है ये, प्लेसेंटा के पास में। और क्या करता है, ये जो इन्फेंट होता है, ये जो इन्फेंट होता है, इस इन्फेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, आईजीजी एंटीबॉडी करती है। आईजीजी के 4 क्लासेस होते हैं जिसमें से केवल IG3 और IG4 जो होते हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। इसके 4 क्लास होते हैं, IgG 1, 2, 3, 4। तो IgG 3 और 4 ही क्रॉस कर सकते हैं किसको, प्लेसेंटा को।
इसके बाद में द हैवी चेन ऑफ आईजीजी हैव टू एंटीजन बाइंडिंग साइट। हमें पता है कि लाइट चेन होती है, एक लाइट चेन होती है, एक हैवी चेन होती है, दो चेन होते हैं। तो जो हैवी चेन होती है वो हैवी चेन के पास में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू डेवलपिंग फीटस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है? डेवलपिंग फीटस को, अंटिल द बर्थ। एंड इट न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन एंड पैथोजन एंड ऑफर प्रोटेक्शन टू एंटीबॉडी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दैट इसके 4 क्लासेस होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें से आईजीजी जो होती है ये हमारी फीटस को प्रोटेक्ट करके रखती है अगेंस्ट द पैथोजन टिल द बर्थ, जिसमें से मेनली IG3 और IG4 जो है वही ये काम करती है। क्या पॉइंट पता चला? आईजीएम जो है ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो प्रोड्यूस होगी जब कोई एंटीजन आएगा। आईजीजी जो होती है ये फीटस को प्रोटेक्ट करके रखती है। आईजीए क्या है? आईजीए जो है इज फाउंड प्राइमरली इन ग्लैंडुलर सिक्रेशन। कहाँ देखने को मिलती है? ग्लैंडुलर सिक्रेशन में। कहाँ? जैसे कि म्यूकस हो गया, टीयर्स हो गए, यानी जब आंसू होते हैं जो आपके, आपका जो सलाइवा हो गया, ठीक है, आपका सीमेन हो गया, तो यहाँ पर कौन सी देखने को मिलेगी? यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो IgA इज फाउंड प्राइमरली इन दिस ग्लैंडुलर सिक्रेशन। तो ये मेनली एंटीबॉडी पाई जाती है म्यूकस में, टीयर्स में, सलाइवा में, सीमन में। सो जब भी कोई भी पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले इनेट रिस्पॉन्स यही देती है, म्यूकस, टीयर, सलाइवा। तो यूजुअली फाउंड इन लिक्विड सच एज ब्रेस्ट मिल्क, सीरम, सलाइवा, फ्लूइड ऑफ द इंटेस्टाइन, यहाँ ये पाई जाती हैं। IgA इन ब्रेस्ट मिल्क प्रोटेक्ट इन्फेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो कहाँ पाई जाती है ये ब्रेस्ट मिल्क में, सीरम में, म्यूकस में, टीयर्स में, सलाइवा में, यहाँ ये पाई जाती हैं। इसके अलावा इसकी दो सब क्लास होती है, A1 और A2। A1 is highly found in the secretion and is called secretory immunoglobulin। IgA को आप लोग secretory immunoglobulin भी बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है? ये ग्लैंडुलर सिक्रेशन में पाई जाती है, यानी टीयर्स में, म्यूकस में, यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए इसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हो। ये जो है ये एग्जिट करती है इन बोथ मोनोमेरिक एज वेल एज डायमेरिक फॉर्म, यानी मोनोमर और डायमर दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ये। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर है। सो आईजीजी के बारे में पता चल गया। आईजीएम सबसे पहले इम्यून रिस्पॉन्स जब क्रिएट होता है तो आईजीएम सबसे पहले एक्टिवेट होती है। आईजीजी फीटस को प्रोटेक्शन दिलवाती है। आईजीए जो है ग्लैंडुलर सिक्रेशन में, यानी टीयर्स में, सलाइवा, सीमन में देखने को मिलती है, इसलिए इसको सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। आईजीएम पेंटामेरिक थी, आईजीजी मोनोमेरिक थी, आईजीएम मोनोमेरिक, डायमेरिक दोनों हो सकती हैं। देन आता है आईजीडी। आईजीडी कहाँ पाई जाती है? आईजीडी जो है ये पाई जाती है ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल। बी सेल के सरफेस पे ये पाई जाएगी, इस तरीके से बी सेल के सरफेस पे पाई जाएगी। इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय बी सेल। इट इज प्रेजेंट एज अ मोनोमर, मोनोमर फॉर्म में ही रहती है ये। एंड इट एक्ट एज अ रिसेप्टर ऑन बी सेल सरफेस, यानी मान लो ये बी सेल है तो बी सेल के सरफेस पे ये जो आईजीडी है ये कैसे एक्ट करेगी? एक्ट एज रिसेप्टर ऑन बी सेल। ये मान लो बी सेल, और क्या करेगी? पार्टिसिपेट इन बी सेल एक्टिवेशन डिफरेंशिएशन। बी सेल को एक्टिवेट करेगी और देन इसको डिफरेंशिएट करवाएगी प्लाज्मा सेल में और सिक्रेटरी सेल में। ठीक है, सो आईजीजी हो गया, आईजीएम हो गया, आईजीए हो गया, आईजीडी हो गया। देन बात करते हैं आईजीई। आईजीई कहाँ पाई जाती है? आईजीई अटैच एज अ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल टू एक्सपोज सरफेस ऑफ बेसोफिल और मास्ट सेल। कहाँ पाई जाती है ये? बेसोफिल और मास्ट सेल यहाँ पर पाई जाती है। बेसोफिल मेनली जब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ना तब इसका रोल आता है। तो आईजी यहाँ देखने को मिलती है, रेस्पॉन्ड टू एलर्जिक रिएक्शन, रेस्पॉन्ड टू एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, तो इनके सबके फंक्शन ध्यान रख लेना आप लोग, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं मैंने। देन यहाँ पर यही है कि स्टेम सेल जो है, लिम्फोइड स्टेम सेल, माइलोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल के अंदर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट, इनके बारे में बात करते हैं। बी लिम्फोसाइट आगे चल के प्लाज्मा सेल बनाती है, प्लाज्मा सेल इसके अलावा मेमोरी सेल बनाती है। देखो जब बी सेल जो होती है ना ये जब डिफ्रेंशिएट होती है तो ये प्लाज्मा सेल बनाती है, प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा ये मेमोरी सेल्स भी बनाती है जो मेमोरी रख लेंगे कि ये एंटीजन आया था। तो बी सेल डिफ्रेंशिएट ऐसे होती है। ठीक है, इसके अलावा टी सेल
अच्छा, बी सेल का नाम आप देखोगे तो बी बी सेल इसको क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि ये बोन मैरो में मैच्योर होती है। कहाँ मैच्योर होती है? बोन मैरो में मैच्योर होती है। और जो टी सेल है, टी सेल का नाम टी सेल क्यों रखा गया? क्योंकि थाइमस में मैच्योर होता है। सीक्रेट दोनों बोन मैरो से होंगे, लेकिन ये जो सेल बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं उनको हम लोगों ने बी सेल कह दिया। जो थाइमस में आके मैच्योर होते हैं उनको हमने टी सेल का नाम दे दिया। और माइलोइड सेल्स के अंदर आप लोग देखोगे किस किस के बारे में? ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। और ग्रेनुलोसाइट्स में मास्ट सेल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, इन सब के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे हमारे माइलोइड स्टेम सेल में आ जाते हैं। और एक और चीज, जब आपसे प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पूछा जाए, एक एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ, एपीसी, ए यानी एंटीजन, पी यानी प्रेजेंटिंग, सी यानी सेल, तो ये आ जाता है बी सेल, मैक्रोफाज, और इसके अलावा आता है डेंड्रेटिक सेल। ठीक है, ये तीन जो है ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का मतलब क्या है? जैसे कि देखो, आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप ट्रे में लेके जाके उनके लिए बिस्किट और नमकीन लेके जाके उनको प्रेजेंट करते हो और वो खाते हैं उस चीज को। वैसे ही जो बी सेल, मैक्रोफाज और डेंड्रेटिक सेल है, ये क्या करते हैं? बी सेल, मैक्रोफाज, डेंड्रेटिक सेल, ये क्या करते हैं? ये पैथोजन को लेके जाके प्रेजेंट करते हैं कि ये पैथोजन आ गया, उसके टुकड़े टुकड़े करके प्रेजेंट कर देंगे। और उसके बाद में जो भी मान लो ये टी सेल को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को प्रेजेंट करें, वो उसके क्या करेगी? पैथोजन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये प्रेजेंट करते हैं ये, कि हमने इसको आपके लायक बना दिया है, अब इस पैथोजन को आप बॉडी से एलिमिनेट कर दो। तो ये प्रेजेंट करती है। तो ये तीन क्या है? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर देखिए जितने भी सेल्स है सबके बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि बी लिम्फोसाइट जो है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी एक्टिवेटिंग सेल है। बी सेल जो है ये डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाता है। प्लाज्मा सेल जो होते हैं डेवलपिंग होते हैं बी लिम्फोसाइट से। टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करते हैं। ठीक है, तो बी सेल ह्यूमरल, तो कैसे ध्यान रखोगे इसको? ऐसे ध्यान रख सकते हो जैसे मैंने बी एच डोमेन बताया था ना आपको, BH3 डोमेन ओनली, जब मैंने आपको अपोप्टोसिस करवाया था, तो ऐसे ध्यान रख लेना, बी सेल में ह्यूमरल। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो, बी सेल में ह्यूमरल। बाकी टी सेल में फिर बची गया सेल मीडिएटेड, टी सेल में टी सी तो सेल मीडिएटेड। इसके अलावा यहाँ पर मेमोरी टी सेल यानी बी सेल जब डिफ्रेंशिएट होते हैं तो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग टी सेल। टी सेल में भी क्या देखने को मिलेगा? टी सेल में भी दो तरीके की देखने को मिलेगी, मेमोरी टी सेल और हेल्पर टी सेल। ठीक है, टी हेल्पर सेल भी आपको टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 देखने को मिलेगा। जब आप टी सेल के बारे में बात करते हो ना, मेनली आप दो तरीके के बारे में बात करते हो। देखो, बी सेल में जब आप बात करोगे तो दो तरीके के करोगे, प्लाज्मा सेल डिफ्रेंशिएट होगी, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल जो होते हैं ये तो बेसिकली क्या काम करते हैं? ये किसी एंटीबॉडी को सिक्रेट करते हैं, और मेमोरी सेल मेमोरी रखते हैं। टी सेल में आप देखोगे टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी हेल्पर सेल, इन दो के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफाज के बारे में बता दिया गया। मैक्रोफाज क्या करते हैं? मैक्रोफाज जैसे कि ईट मी सिग्नल देते हैं ना, मैंने कहा था एपोप्टोसिस में मैक्रोफाज को ईट मी सिग्नल दिया जाता है, उसके बाद में वो उस पैथोजन को इनगल्फ करके फेगोसाइटोसिस करवा देगा। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसोफिल कहाँ काम करता है? ये रिलीज करता है हिस्टामिन को इन एनाफाइलेक्सिस, और इसिनोफिल जो होता है पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिएक्शंस। अब मेन जो आता है वो हमारा बी सेल्स आता है और टी सेल के बारे में आता है मेन। सो बी लिम्फोसाइट या बी सेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, और मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्कर क्या है बी सेल का? जैसे कि देखिए यहाँ पर, देखो ये कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग बी सेल। ये बी सेल जो है ये
ये मान लो यहां पर ये बी सेल पैदा हुआ है और यहीं पर ये मैच्योर भी हो गया है। कहाँ? बोन मैरो में। तो इसलिए बोन मैरो का पहला लेटर बी है, मैच्योर क्योंकि बोन मैरो में हुआ है, इसलिए इस सेल को हम लोगों ने बी सेल बोल दिया। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात। अभी बी सेल के पास में क्या होता है, इस बी सेल के पास में एक हाथ में ये आइडेंटिटी कार्ड लेके चलता है। इसका आइडेंटिटी कार्ड है और आइडेंटिटी कार्ड पे क्या लिखा है? CD90। क्या लिखा है? CD90। CD19 इसका आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी यानी जो इसको आइडेंटिटी देगा, तो ये इसको आइडेंटिफिकेशन मार्कर नाम दे दिया हम। तो आइडेंटिफिकेशन मार्कर क्या है? CD19 है। मेम्ब्रेन बाउंड आईजी फाउंड ऑन बी सेल सरफेस। तो ये बी सेल है। ठीक है, अब इस बी सेल को मैं इस तरीके से बना देती हूँ, सेल के तरीके से, जैसा सेल दिखता है इस तरीके से कोई भी सेल दिखता है। अब इस पे आइडेंटिटी तो लग गई है, आइडेंटिटी तो हमने लगा दी है कि ये इसका आइडेंटिफिकेशन मार्कर है CD19। इसके अलावा यहाँ पर इसके सरफेस पे रिसेप्टर भी प्रेजेंट होगा, बी सेल रिसेप्टर। और एक और हम लोगों ने पढ़ा था IgD भी प्रेजेंट होता है बी सेल के पास में, तो IgD भी लिख दिया। और क्योंकि कोई भी एंटीजन आता है तो सबसे पहले IgM एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है, तो IgM भी होगा। तो ये तीन इसके पास में प्रेजेंट होंगे सेल सरफेस पे। इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ बी सेल। बी सेल क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये तो मैंने कहा था, तीन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। बी सेल होता है, मैक्रोफाज होता है और डेंड्राइटिक सेल होता है। तो बी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। बी सेल जो है डिफरेंशिएट होके प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में डिफरेंशिएट होती है, ये भी मैंने करवा दिया। इसके अलावा ये एंटीजन रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या कहा कि जो बी सेल होते हैं ये क्या होते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। बी सेल क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। तो ये सेल ने क्या किया, ये कोई एंटीजन मान लो आया, इसके टुकड़े टुकड़े किए, मतलब मान लो कि 13 to 18 अमाइनो एसिड तक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इतने अमीनो एसिड का रह गए पैथोजन, तो इसको लेके जाके ये प्रेजेंट करेंगे। ये पैथोजन को जाके प्रेजेंट किया। किसको प्रेजेंट करते हैं? ये प्रेजेंट करते हैं MHC, मेजर हिस्टम कंपेटेबिलिटी क्लास 2 को। ठीक है, MHC 2 को। रेस्ट ऑफ CD मार्कर, कुछ और भी CD मार्कर्स होते हैं इसके पास में, इनके नाम ध्यान रखना। CD19, 20, 21, 22 ये तो ध्यान रह जाएंगे। इसके अलावा CD80 जिसको B7 भी कहते हैं और CD79। यानी इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर CD79 अल्फा और बीटा ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा CD20, 21, 22 ये प्रेजेंट होता है। CD80 जिसको कि B7 कहते हैं ये प्रेजेंट होता है। तो इसके सरफेस पे ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए जो जो चीज करवाई है वो सारी इधर लिखी हुई है। इसमें CD19 क्या है? आइडेंटिफिकेशन मार्कर, ये देख लिया हम लोगों ने। CD21 प्रेजेंट है। अब CD79 मैंने कहा था अल्फा और बीटा, तो ये क्या करते हैं? ये अल्फा और बीटा क्या करेंगे? केवल सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? केवल सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेंगे। जैसे कि पहले एंटीजन आता है तो एंटीजन सबसे पहले किससे बाइंड करते हैं? मैंने कहा था IgM रिकॉग्नाइज करते हैं, तो IgM ने रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद में यहां पर कौन लगे होते हैं? यहां लगे होते हैं IG अल्फा और IG बीटा। IG बीटा को हम लोग 79 बीटा भी कहते हैं, IG अल्फा को हम लोग 79 अल्फा भी कहते हैं। तो सेल के अंदर सिग्नल को ट्रांसड्यूस करने का काम जो है ये करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर CD80 और B7 भी प्रेजेंट होते, ये भी मैंने कहा था। तो यहाँ पर CD80 और CD40 इनको को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल बोलते हैं जो साथ में काम करेंगे। इसके अलावा CD54 जिसको कि आई कैम भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। आई कैम, बी कैम, एन कैम ये मैंने करवाया है आपको। तो ये क्या है? आई कैम वगैरह ये एडहेशन मॉलिक्यूल है। और एक CD58 भी होता है जिसको LFA भी बोलते हैं। तो बी सेल के सरफेस पे ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, सरफेस के ऊपर। ये केवल बी सेल का सरफेस दिखाया गया है। यहाँ जो ये बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई, जो आपको दिख रही है येलो येलो शेप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर और डिटेल में ये चीज लिख दी गई है।
तो बी सेल जैसे हमारी बॉडी में एंटर करती है तो बी सेल जैसे एक्टिवेट होती है तो मेमोरी सेल जो कि मेमोरी बना के रखेगी, और प्लाज्मा सेल जो कि आगे एंटीबॉडी बना देगी और उस फैगोसाइट को इनगल्फ करेगी, इसके टुकड़े टुकड़े करेगी और टुकड़े टुकड़े करके MHC2 को रिप्रेजेंट कर देगी। फिर MHC2 में फिर इसका प्रोसेसिंग होगा पूरा का पूरा इस एंटीजन का। ठीक है, अब बात करते हैं टी लिम्फोसाइट या टी सेल के बारे में। अब टी लिम्फोसाइट को टी सेल क्यों, इसको टी सेल क्यों कहा गया, क्योंकि ये बोन मैरो में तो बना, बोन मैरो में ये पैदा हुआ, लेकिन मैच्योर कहाँ जाके हुआ, थाइमस में। तो थाइमस का पहला वर्ड टी है तो मैच्योर थाइमस में हुआ, इसलिए इसको टी सेल बोल दिया। जैसे वहां पर CD19 मार्कर था आइडेंटिफिकेशन, इसके पास CD3 आइडेंटिफिकेशन मार्कर होता है। जैसे वहां पर बी सेल सरफेस रिसेप्टर थे, यहाँ पर टी सेल सरफेस रिसेप्टर है। किससे मिलके बनते हैं, मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड। ये टी सेल रिसेप्टर जो है ये अल्फा और बीटा चेन से मिलके बनते हैं, नॉट सोल्यूबल, सोल्यूबल नहीं होते लाइक बी सेल रिसेप्टर। यानी क्या समझ में आया कि बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, बी सेल रिसेप्टर, वो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन टी सेल रिसेप्टर जो है वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ टी सेल रिसेप्टर नॉट स्पेसिफिक फॉर एंटीजन एलोन, यानी जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं, मोस्ट ऑफ टी सेल रिसेप्टर ये स्पेसिफिक नहीं होते फॉर एंटीजन एलोन। कंबाइन विद MHC बाइंडिंग इंटरेक्शन ऑफ TCR इज वीकर देन BCR। क्या समझ में आया, यहां से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसमें एक लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको टी सेल और बी सेल रिसेप्टर के बीच में डिफरेंस यहां से देखने को मिल रहा है। ये देखिए, टी सेल रिसेप्टर जो होते हैं ये नॉन सोल्यूबल होते हैं, जबकि बी सेल रिसेप्टर सोल्यूबल होते हैं। पहला डिफरेंस ये। टी सेल रिसेप्टर जो होते हैं ये एंटीजन के साथ वीक बाइंडिंग करते हैं, बी सेल रिसेप्टर स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब मैंने आपको बता दिए थे, टी सेल रिसेप्टर जो है टी हेल्पर हो सकता है, टी साइटोटॉक्सिक हो सकता है। टी हेल्पर सेल के पास जो आइडेंटिफिकेशन मार्कर होता है, जैसे मैंने कहा ना टी सेल है तो इसके पास आइडेंटिफिकेशन मार्कर CD3 है, लेकिन टी सेल भी तो दो तरीके का है, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक। तो टी हेल्पर के पास आइडेंटिफिकेशन मार्कर होता है CD, क्योंकि H ऐसे दिख रहा है तो H4 के जैसा दिख रहा है तो CD4। दूसरा बच गया TC, इसके पास होगा CD8। CD का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल, तो यहाँ पर MHC2 क्लास और यहाँ पर MHC1 क्लास। तो ये MHC2 और 1 क्लास तो आपको आगे समझ में आएगा, अभी के लिए इतना ध्यान रख लेना। इतनी चीज क्लियर है यहां तक। देन यहाँ पर इंटरल्यूकिन के बारे में लिखा गया है कि इंटरल्यूकिन 2 जो होता है वो टी सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है। इंटरफेरोन गामा जो है टी हेल्पर 2 को इनहिबिट करता है, क्योंकि देखो टी हेल्पर भी दो तरीके का होता है, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2। टी सेल दो तरीके की, टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक, और टी हेल्पर भी दो तरीके का, टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2। टी हेल्पर के पास CD4 मार्कर होगा, टी साइटोटॉक्सिक के पास CD8 मार्कर होगा। ठीक है, इंटरल्यूकिन 3 जो है हिमेटोपोइसिस करवाता है। इसके अलावा यहाँ पर इंटरल्यूकिन 4 और 5 बी सेल का एक्टिवेशन करवाता है। इंटरल्यूकिन 10 और 14 जो होता है ये इनहिबिट करेगा रेस्पॉन्स ऑफ टी हेल्पर 1, और इंटरल्यूकिन 10 जो होता है ये मैक्रोफाज को इनहिबिट करता है। इंटरल्यूकिन 3 हिमेटोपोइसिस में इन्वॉल्व होता है। इंटरल्यूकिन 13 जो है बी सेल ग्रोथ फैक्टर। तो इंटरल्यूकिन 10 और 4 क्या करें, टी हेल्पर 2 को इनहिबिट कर रहे हैं, और इंटरफेरोन जो है टी हेल्पर 2 को इनहिबिट करके मैक्रोफाज को एक्टिवेट करवा रहा है। तो टी सेल किस किस को एक्टिवेट करती है वो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पूरी समरी है कि टी हेल्पर सेल इनकाउंटर इफ मैक्रोफाज ए डेंड्रेटिक सेल, देन टी हेल्पर 1 सेल एक्टिवेट होगी, और जो कि प्रोड्यूस किस किस को करेगी, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 3। ठीक है, जैसे मान लो कोई एंटीजन या पैथोजन आया और टी हेल्पर सेल ने क्या किया, इनकाउंटर किया विद मैक्रोफाज या डेंड्रेटिक सेल, तो सबसे पहले टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होकर इन सबको प्रोड्यूस करेगी, और ये सारे प्रोड्यूस होकर क्या करेंगे, ये तो टी हेल्पर 2 को इनिबिट करने का काम करते हैं, ये जो है मैक्रोफाज को एक्टिवेट करेंगे। बी सेल टी हेल्पर 2 को एक्टिवेट करने का काम करती है, और टी हेल्पर 2 एक्टिवेट करता है इन सबको, जिसमें इंटरल्यूकिन 4 इनिबिट, ये जो साइन है ये इनिबिट का साइन है, और ये जो है ये एक्टिवेट का साइन है। और इंटरल्यूकिन 10 जो है ये इनिबिट कर रहा है टी हेल्पर 1 को भी और मैक्रोफाज को भी। यहाँ पर टी सेल का पूरा आउटर सरफेस दिखाया गया है कि टी सेल में टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, टी साइटोटॉक्सिक में आप देखोगे
देखो टी हेल्पर में केवल आपको एक ही देखने को मिल रहा है, जबकि टी साइटोटॉक्सिक स्ट्रक्चर में अल्फा और अल्फा बीटा देखने को मिल रहे हैं। ये टी सेल रिसेप्टर में अल्फा और बीटा चेन है। CD3 आइडेंटिफिकेशन मार्कर इसके पास प्रेजेंट होता है। CD28 CD40L को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर LFA जो है और CD2 जो है ये एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। कैसे, देखिए सबसे पहले एंटीजन आया, ये एंटीजन आया, ये बी सेल है, ये क्या है, ये बी सेल है, ये इधर वाली टी सेल है रेड वाली। तो बी सेल पे बी सेल रिसेप्टर होगा, ठीक है, रिसेप्टर से एंटीजन ने बाइंड किया, बाइंड करने के बाद क्या होगा, उसको अंदर की तरफ लिया जाएगा एंटीजन को, तो एंडोसाइटोसिस हुआ, एंटीजन अंदर आ गया। फिर बी सेल ने क्या किया, क्योंकि बी सेल रिप्रेजेंट करेगी, बी सेल क्या एंटीजन को प्रेजेंट करेगी, तो प्रेजेंट करने के लिए अच्छे से सजाएगी, तो जो बड़ा सा एंटीजन आता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देते, कितने तक करेगी कि एक अमीनो एसिड में 13 से 18 अमीनो एसिड होंगे, इतने टुकड़े टुकड़े कर देगी। इतने टुकड़े टुकड़े इसने कर दिए यहाँ पर। इसके बाद क्या करती है, यहाँ पर ये एंटीजन की 13 to 18 अमीनो एसिड टुकड़े टुकड़े करके इसको प्रेजेंट करती है। किसको प्रेजेंट करिए, टी सेल को। कैसे प्रेजेंट करे, यहाँ पर देखिए ये टी सेल का देखो सरफेस, टी सेल के सरफेस पे आपको पता है CD40 और CD154 होता है। क्या होते हैं, ये कोस्टिमुलेटरी होते हैं। और बी सेल पे CD40, ये देखिए यहाँ, ये दोबारा दिखा देती हूँ, टी सेल का मैंने सरफेस दिखाया था, यहाँ देखिए टी सेल के सरफेस पे CD40 आपको दिख रहा है, CD28 दिख रहा है, क्या है ये, कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल। और बी सेल का देखिए, बी सेल का जब मैंने सरफेस दिखाया था तो आपको यहाँ दिखाया था मैंने CD80 CD40, ये भी कोस्टिमुलेटरी। तो जब दो सेल है यहाँ पर, ये बी सेल है, ये टी सेल है, तो इसका CD40 जो कोस्टिमुलेटरी है और इसका CD40L ये आपस में बाइंड कर जाएंगे जब एंटीजन प्रेजेंट होगा। CD40L को CD154 भी कहा गया है। इसके अलावा जो CD28 है, और क्योंकि ये भी कोस्टिमुलेटरी है, हमने क्या पढ़ा, CD40 और CD80 को B7 भी कहा जाता है, ये बी सेल में काम करते हैं एज अ कोस्टिमुलेटरी। और टी सेल में कौन होता है, टी सेल में CD40L, जिसको कि एक और नाम से CD154 कहते हैं, और CD28, ये टी सेल के हैं कोस्टिमुलेटरी। तो CD40 वाले ने आपस में लिंक किया, और 28 वाले ने किसके साथ में लिंक किया, 80 और B7 के साथ में, 80 जिसको B7 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोस्टिमुलेटरी आपस में बाइंड किए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टी सेल रिसेप्टर है, टी सेल रिसेप्टर में हमें पता है अल्फा और बीटा चेन प्रेजेंट होती है, तो टी सेल रिसेप्टर यहाँ पर है, तो ये टी सेल रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बी सेल ने क्या किया, बी सेल ने यहाँ पर इस एंटीजन को प्रेजेंट किया। कैसे प्रेजेंट किया, यहाँ पे अभी प्रेजेंट ऐसे नहीं करती, मैंने क्या कहा था, बी सेल किसके साथ करेगी, MHC क्लास 2 के साथ, MHC क्लास 2 को यूज करेंगे एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए, अकेली नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है ना, ये है MHC क्लास 2। तो MHC क्लास 2 एक बार मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए MHC क्लास 2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बी सेल, डेंड्रेटिक सेल, मैक्रोफाज, इनके पास MHC क्लास 2 होगा। कैसा होता है, हेटेरोडाइमर फॉर्म में होता है। ए जो लिखा होना इसका मतलब है अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा चेन, यानी बीटा 1 और बीटा 2, ये स्ट्रक्चर होता है इनका, हेटेरोडाइमर फॉर्म में होता है। इसके अलावा अमाइनो टर्मिनल डोमेन ऑफ अल्फा 1 एंड बीटा 1 फॉर्म द एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन derived from exogenous antigen recognized by CD4 या T helper cell peptide at 13 to 18 अमीनो एसिड। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये MHC2 है, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, ये बीटा 1, ये बीटा 2, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इसको CD4 करेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, खुद बना के दिखाती हूँ, पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने क्या कहा, बी सेल जो है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, लेकिन ये किसकी हेल्प लेती है, MHC2 की। और एंटीजन MHC2 किसको प्रेजेंट करता है, टी हेल्पर सेल को। इतनी चीज क्लियर है।
ये दोनों मिलके एंटीजन किसको प्रेजेंट करेंगे, टी हेल्पर सेल। ठीक है, यानी टी सेल को, टी सेल में भी टी हेल्पर सेल। तो सबसे पहले बी सेल बना लेते हैं, किस किस की नीड होगी, बी सेल की। तो ये मैंने बना लिया बी सेल। ये एंटीजन आया, ये एंटीजन इधर बैठा, तो यहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट था, बी सेल रिसेप्टर, जो कि सोल्यूबल होता है। तो बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट था, बी सेल रिसेप्टर ने इस एंटीजन को एंडोसाइटोसिस अंदर की तरफ लिया और इसके टुकड़े टुकड़े किए, कितने कितने, 13 इसमें 13 से 18 अमीनो एसिड है एक टुकड़े में, इतने अमीनो एसिड तक टुकड़े किए। अब ये MHC2 की हेल्प लेता है। MHC2 कैसा दिख रहा है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। तो इसने इसको दे दिए, ये इसने लेके क्या कर दिया, यहां पर प्रेजेंट कर दिया 13 से 18 अमीनो एसिड। ये 13 से 18 अमीनो एसिड यहां प्रेजेंट कर दिया। यहां पर है टी सेल। पहले तो यहां पर क्या होता है, ये आपस में लिंक होते हैं। यहां पर देखिए CD40 यहां प्रेजेंट होगा और यहाँ पर CD80 प्रेजेंट होगा, बी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है ना, पोस्ट स्टिमुलेटरी मैंने दिखाया था। यहाँ पर CD40L होगा, जिसको एक और नाम से हम लोग CD157 कहते हैं, और यहाँ पर CD28 होगा। तो ये तो आपस में बाइंड कर जाएंगे इस तरीके से। इसके अलावा टी सेल रिसेप्टर होता है, टी सेल रिसेप्टर में भी अल्फा और बीटा चेन होते हैं, तो इस तरीके से टी सेल रिसेप्टर है। क्योंकि ये रिप्रेजेंट टी हेल्पर को कर रहे हैं, तो यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर टी हेल्पर के पास CD4 आइडेंटिफिकेशन मार्कर होगा, जिससे पहचान हो जाएगी कि ये टी हेल्पर है। तो जाके ये एंटीजन को प्रेजेंट कर देंगे, ये इसके अंदर चला जाएगा एंटीजन, फिर इस एंटीजन के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही डायग्राम में बना होगा वहां पर भी, और यही चीजें यहाँ लिखी हुई है। देखियो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो MHC क्लास 2 के बारे में एक एक लाइन पढ़ो, अब आपको सारी क्लियर होंगी। लोकेशन कहाँ होती है, किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर, बी सेल, डेंड्रेटिक सेल, मैक्रोफाज, इनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, तो हेटेरोडाइमर होता है। इसके अलावा अल्फा 1 और बीटा 1 जो होते हैं, अल्फा 1 और बीटा 1 है, इनके बीच में एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। एंटीजन डिराइव फ्रॉम एक्सोजीनस एंटीजन, एंटीजन कहां से डिराइव होगा, एक्सो, एक्सो यानी बाहर से आया हुआ एंटीजन, एक्सोजीनस। दो एंटीजन होते हैं, एक एक्सोजीनस होता है, एक एंडोजीनस होता है। एंडो यानी बॉडी का कोई सेल है, अपने बॉडी के अंदर का ही प्रोटीन कोई डैमेज हो गया है, वो एंटीजन के जैसा काम कर रहा है, तो वो एंडोजीनस है। लेकिन यह बाहर से आया हुआ एंटीजन है, वो काम कर रहा है। रिकॉग्नाइज किसको करते हैं, ये MHC2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टी हेल्पर को, जिसके पास CD4 मार्कर होता है। और पेप्टाइड कितने कितने तक का एंटीजन लेंगे, 13 से 18 अमीनो एसिड का, इतने टुकड़े टुकड़े बी सेल करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर है ये। आई होप ये क्लियर है आपको। अब ये स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो प्रेजेंट कर दिया, ये फर्स्ट सिग्नलिंग हुई, सेकंड पोस्ट स्टिमुलेटरी की सिग्नल हुई। जब यहाँ पर आ जाएगा हमारा पैथोजन, उसके बाद में टी हेल्पर सेल क्या करेंगे, टी हेल्पर सेल जो है यहाँ पर रिलीज कर देंगे साइटोकाइंस को, और एज वेल एज ये बी सेल को भी एक्टिवेट कर देते हैं। किसको, बी सेल को एक्टिवेट कर देंगे, ताकि बी सेल क्या करे, एंटीबॉडी रिलीज कर दे और इस पैथोजन की मेमोरी लेके रख ले कि ये पैथोजन आया था। तो इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू, कैसे टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर टी सेल ने एक्टिवेट किया है बी सेल को। कैसे एक्टिवेट किया, पहले पहला सिग्नल आया, फिर दूसरा सिग्नल आया, उसके बाद ये टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो गया। टी हेल्पर ने एक्टिवेट होकर क्या किया, एक तो साइटोकाइन को रिलीज किया और दूसरा इसने बी सेल को एक्टिवेट करवाया। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जैसे टी हेल्पर एक्टिवेट हो गया, तो इसने बी सेल को एक्टिवेट करा और बी सेल ने प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बना दिए। तो यहाँ पर क्या है, टी सेल डिपेंडेंट, टी सेल की वजह से बी सेल एक्टिवेट हो गई। अब बी सेल एक्टिवेट हो गई तो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी रिलीज होंगे, पैथोजन को भगा दिया जाएगा और मेमोरी रख ली जाएगी। देन है मेजर हिस्टाकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो मेजर हिस्टाकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, MHC दो होते हैं, 1 और 2। तो क्लस्टर ऑफ जीन फाउंड इन ऑल मैमल्स, सब मैमल्स में पाया जाता है ये। इट इज अ सेट ऑफ सेल सरफेस प्रोटीन एसेंशियल फॉर द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरी है ये। MHC इज रेफर टू एज HLA कॉम्प्लेक्स इन ह्यूमन, MHC को ह्यूमन में HLA कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, कि जो कि क्रोमोसोम नंबर 6
पे प्रेजेंट होता है एंड H2 कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसको माउस में, और ये माउस में क्रोमोसोम नंबर 17 पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ इन्वॉल्व होता है ये? सेल टू सेल इंटरेक्शन में, एंटीजन प्रेजेंटेशन में, सेल्फ नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल रिकॉग्निशन में, और ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड पार्टिसिपेंट। अच्छा, सेल्फ और नॉन सेल्फ का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे बॉडी में भी जब आप कोई दूसरा ऑर्गन डालते हो तो ये एमएचसी मॉलिक्यूल क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बॉडी का ऑर्गन नहीं है, किसी और का लिवर डाल दिया तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन कर देंगे। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। 3 तरीके की क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 2 हम लोगों ने देख लिया है अभी। क्लास 1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये टी साइटोटॉक्सिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीजन को। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जितने न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होंगे। और क्लास 3 एमएचसी मॉलिक्यूल कहाँ होंगे? इनकोड वेरियस सेक्रेटरी प्रोटीन दैट हैव इम्यून फंक्शन इंक्लूडिंग कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले क्लास 1 के बारे में बात करें तो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं वहां ये प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेटेरोडाइमर होता है। हेटेरोडाइमर किस तरीके से? ये देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अल्फा 1 अल्फा 2, ये अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, अल्फा की 3 सब यूनिट, और यहाँ प्रेजेंट होती है बीटा 2। और यहाँ पर ये आपस में बाइंड होती है, किस बॉन्ड के थ्रू बाइंड होंगी ये आपस में? तो यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और बीटा 2 ये प्रेजेंट होंगे। एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट कैसे होता है? अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में होता है। वहां पर जैसे कि बी सेल जो है 13 से 18 अमीनो एसिड के टुकड़े टुकड़े कर रही थी वहां पर, यहाँ पर ये जो न्यूक्लिएटेड सेल है जहां पर ये प्रेजेंट होंगे, ये न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट है, तो ये 8 से 10 अमीनो एसिड के टुकड़े टुकड़े करेंगे। और कौन सा एंटीजन होगा? वो एंटीजन होगा एंडोजिनस। और रिकॉग्नाइज कौन करिए? टी सेल, तो इसलिए यहाँ पर CD8 है। यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स 1 के लिए ये बोला गया है कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो तो बी सेल डेंड्रिटिक सेल पे प्रेजेंट था, 2 तो ये न्यूक्लिएटेड सेल पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? ये न्यूक्लिएटेड सेल है, कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल होगी ये न्यूक्लिएटेड सेल नहीं यहाँ पर, क्योंकि एंडोजिनस एंटीजन है तो बॉडी के अंदर का ही कोई डैमेज प्रोटीन है, तो एंटीजन के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे 8 से 10 अमीनो एसिड के। उसके बाद में यहाँ पर एमएचसी क्लास 1 रिप्रेजेंट करेगा जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 और बीटा 2 ये इनका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर एंटीजन रिप्रेजेंट करेगा किसको? टीसी सेल को, जिसके पास में CD8+ मार्कर है। ठीक है, देन बात करते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग रिक्रूटमेंट फॉर हेल्पर टी सेल एक्टिवेशन, कि हेल्पर टी सेल को कैसे एक्टिवेट किया जाता है आपको पता ही है। बी सेल है, एमएचसी क्लास 2, एंटीजन प्रेजेंट 13 to 18 अमीनो एसिड, और टी हेल्पर सेल एक्टिवेट। ठीक है, तो ये एक्टिवेट कब हो रही है? जब ये एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है, ये एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है तब एक्टिवेट हो रही है। तो यहाँ पर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, कोई भी बी सेल मान लो, कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। आपने क्या किया? इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को आपने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, बी सेल को फिक्स कर दिया। तो फिक्स कर दिया तो अब ये काम ही नहीं कर पाएगी। अब 1 घंटे बाद भी अगर आप इसको एंटीजन दोगे ना तो ये काम ही नहीं करेगी, ये टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। लेकिन आपने क्या किया? ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है बी सेल, ये बी सेल को आपने क्या किया? एंटीजन दे दिया। इसने एंटीजन ले लिया 1 घंटे तक, बिल्कुल सही सलामत है ये, तब तक तो ये 13 to 18 अमीनो एसिड बना के एमएचसी को दे देगी ना ये। उसके 1 घंटे बाद आपने क्या किया? 1 घंटे बाद आपने इसको फिक्स किया। 1 घंटे बाद फिक्स करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम जो होना था वो तो हो गया। 13 to 18 अमीनो एसिड बन गए तो टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएगी। तीसरे कंडीशन में आपने क्या किया? तीसरे कंडीशन में आपने बी सेल को फिक्स कर दिया, स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया, लेकिन आपने बाहर से क्या किया? इस एमएचसी को एंटीजन पेप्टाइड दे दिए 13 से 18 अमीनो एसिड के, तो टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। अब एंडोजिनस पैथोजन का मतलब क्या है? एंडोजिनस पैथोजन का मतलब है कोई ऐसा पैथोजन जो कि सेल बॉडी के अंदर ही बना हो, कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन हो, तो उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर एंडोजिनस पैथोजन कहां पर था? हमने कहां पढ़ा था? एमएचसी क्लास 1 में, राइट। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? CD8 को। तो कैसे होता है? जैसे कोई सेल है, सेल के अंदर कुछ डैमेज हो गया, मान लो ये प्रोटीन है, प्रोटीन कोई डैमेज हो गया, तो इसके यहाँ पर टुकड़े टुकड़े किए गए पहले तो इसको ये TOF1 नाम का जो प्रोटीन है इसको रिकॉग्नाइज करेगा। इसके बाद फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, जहां पर टैप नाम का प्रोटीन है, इसके थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, ER से गोल्जी में, और गोल्जी के बाद फिर इसको CD8+ को दे दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये कोई फॉरेन या सेल्फ प्रोटीन है जो डैमेज हो गया, एंडोजिनस एंटीजन है। इसके बाद प्रोटीजोम मशीनरी से इसके टुकड़े टुकड़े किए गए, टुकड़े टुकड़े कितने कितने टुकड़े टुकड़े किए गए, टुकड़े टुकड़े किए गए, क्योंकि 1 है तो 8 से 10 अमीनो एसिड के किए गए होंगे। इसके बाद ईआर में टैप कॉम्प्लेक्स के थ्रू चला गया, फिर ईआर से गोल्जी में, गोल्जी से सेल सरफेस पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया 8 to 10 अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर दिया गया। समझ में आई? जैसे ये हम लोगों ने क्या बोला, कोई न्यूक्लिएटेड सेल है, सेल के अंदर कोई प्रोटीन डैमेज हो गया, एंटीजन, तो इस एंटीजन के क्या किया जाता है, उस एंटीजन को ईआर में भेजा जाता है, किसके थ्रू, टैप प्रोटीन के थ्रू। टैप प्रोटीन क्या करते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा 8 से 10 अमीनो एसिड के, और उसके बाद में एमएचसी क्लास 1 को दे दिया जाएगा। इसके बाद में एमएचसी क्लास 1 जो है टी साइटोटॉक्सिक सेल को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो एंडोजिनस का, हाँ, ये पूरी थ्योरी आप लोग एक बार देख लेना, यही सारी चीजें हैं इसमें। एक्सोजिनस मैं आपको करवा चुकी हूं, लेकिन इसमें और डिटेल में बताया गया है। क्लास 2 MHC molecule bind peptide run from exogenous antigen internalized by phagocytosis और endocytosis, ये सारी चीज हम लोगों ने देख ली। माइक्रोबियल पैथोजन एंटर इंट्रासेलुलर वेसिकल कॉल्ड एंडोसोम और फैगोसोम विच में फ्यूज विद लाइसोसोम, यानी बाहर से जब पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको फ्यूज करवाया जाता है लाइसोसोम से, जहां उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। अर्ली न्यूअली सिंथेसाइज्ड MHC2 कैरीज एन इनवेरिएंट चेन और क्लिप दैट बाइंड टू पेप्टाइड बाइंडिंग क्लैव। अच्छा, ये चीजें मैं बताती हूँ, क्या आपको बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। देखो, अब तक चीज सेम ही चल रही है, कोई अलग से कुछ चीजें यहाँ नहीं चल रही। देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये बी सेल है, यहाँ एंटीजन एक्सोजिनस है, बाहर से एंटीजन आया है, और इसके यहाँ पर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं 13 से 18 अमीनो एसिड के इस बी सेल में। और ये बी सेल जो है ये MHC2 को रिप्रेजेंट करती है। तो MHC2 का हम लोगों ने देख लिया कि MHC2 जो है ये बी सेल के पास होता है, जितने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं उन पे ये प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि अल्फा 1 होगा, इसके अलावा यहाँ पर बीटा 1, बीटा 2 और अल्फा 2, ये इसका स्ट्रक्चर होता है MHC2 का। MHC क्लास के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है, किसको, टी हेल्पर को करता है। टी हेल्पर एक्टिवेट होके बी सेल को एक्टिवेट करती है, ये देखा। तो इसमें से MHC क्लास 2 तो हम लोगों ने पढ़ लिया, टी सेल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि ये जो एक्सोजिनस एंटीजन आया बी सेल में, इसके ये टुकड़े टुकड़े कैसे हुए 13 से 18 अमीनो एसिड के। ठीक है, और सिमिलरली हम लोगों ने टी सेल में पढ़ा है कि न्यूक्लिएटेड सेल में होता है, तो न्यूक्लिएटेड सेल में इसके 8 से 10 अमीनो एसिड के टुकड़े टुकड़े कैसे हुए ये पढ़ना है। सो 8 से 10 अमीनो एसिड का तो हमने देखा कि ईआर में जाता है किसी टैप प्रोटीन के थ्रू, ईआर में से इसके टुकड़े टुकड़े होके आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है कि कैसे इनके टुकड़े टुकड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखी हुई है सारी चीज, कैसे इनको टुकड़े टुकड़ों में तोड़ा गया है। एक तरफ एंडोजिनस का है, एक तरफ एक्सोजिनस का है। पहले हम लोग एक्सोजिनस का देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्लास 2 MHC अल्फा एंड बीटा बाइंड इनवेरिएंट चेन ब्लॉकिंग बाइंडिंग ऑफ एंडोजिनस एंटीजन। MHC कॉम्प्लेक्स इज, यहां से देखिए, ये थ्योरी यहाँ पर सही है। देखो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सिंथेसाइज क्लास 2 MHC, मतलब जो बी सेल है, मैक्रोफाज है, वो MHC क्लास 2 को सिंथेसाइज करते हैं। ईच न्यूअली सिंथेसाइज्ड MHC2 कैरीज इनवेरिएंट क्लिप, इनवेरिएंट चेन या क्लिप उनके पास प्रेजेंट होगी। MHC class 2 begin to transport to cell surface in exocytic vesicle which then fuse with endosomal vesicle contain broken down peptide, यानी जैसे कि आपने पेप्टाइड को टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके बाद में जो एंडोसोमल वेसिकल है वो एक प्रोटीन कंटेन करके रखते हैं जिसको बोलते हैं डीएम। तो सबसे पहले यहाँ क्लिप बाइंड रहती है जब ये ईआर में होगा, तो यहाँ पर जब ये एंडोसोम में पहुंचते हैं तो एंडोसोम में पहुंचने के बाद यहाँ पे डीएम प्रोटीन होती है जो इस क्लिप नाम के वेरिएंट को हटा देती है। दस क्लेफ्ट इज अवेलेबल टू एक्सेप्ट पेप्टाइड, और उसके बाद में इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ईआर से होते हुए आती है सेल के सरफेस पे, क्योंकि ये सेल बी सेल के सरफेस पे आएगी ना, तो बी सेल के सरफेस पे ईआर से होती हुई लाइसोसोम एंडोसोम से होती हुई तभी आ रही होगी ये, तभी एमएचसी को रिप्रेजेंट कर रही होगी ना, बी सेल हो या न्यूक्लियोटाइड सेल हो। देन बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, ऑप्सोनाइज कर देता है किसी पर्टिकुलर एंटीजन को।
ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पर जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, बैक्टीरियल लाइसिस, ये बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नॉर्मल बैक्टीरिया इस तरीके से आ रहा था, तो आपने कुछ ऐसे प्रोटीन ऐड कर दिए जिससे कि इसकी लाइसिस देखने को मिलेगी, बैक्टीरिया को जल्दी जल्दी जो फैगोसाइटोसिस है वो देखने को मिलेगी, जल्दी हमारे इम्यून सेल रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इसी को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब आप देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आपको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा लास्ट में, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जब आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आपको पूरा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 पूरा कॉम्प्लेक्स, जिसमें से C5 से लेके C9 ये कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस तरीके से ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बीच में जो दिख रहा है ना, इस तरीके से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसमें से बैक्टीरिया जैसे इसके अंदर जाएगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मर जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, तो पूरा एक कैस्केड यहाँ पर चलता है। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर ये होगा कि जो स्टार्टिंग के कॉम्प्लेक्स है ना, C2 से लेके C5 तक, यानी 2 3 4 5 इनकी सब यूनिट होंगी, C2A C2B C3A C3B इस तरीके से। बाकी C5 से C9 तक ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मैक बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से, कोई एंटीजन आता है उसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, तो कॉम्प्लेक्स मैंने बता दिया C1 से C9 तक होगा। जो C1 है, C1 भी QRS कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें से C1Q जो है ये एंटीजन से बाइंड करेगा और C1R और S इंजाइमेटिक एक्टिविटी करेंगे। बाकी मैंने क्या कहा, C2 के भी C2A C2B होगा, C3A C3B होगा, C4A C4B होगा, C5A C5B होगा, ये सब यूनिट होते हैं। बाकी 5 से लेके 9 ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहां पर ये होता है कि जो ये C3 से लेके C5 तक, यहां पर जो ए वाला सब यूनिट होता है ना वो स्मॉल होता है और बी वाला लार्ज होता है, सब में ए वाला स्मॉल और बी वाला लार्ज। जो लार्ज वाला होता है ये कैटालिटिकल होता है, स्मॉल वाला रेगुलेटरी होता है। लेकिन टू वाले केस में क्या होता है, ए वाला लार्ज होता है, टू वाले केस में ए वाला लार्ज होता है और बी वाला स्मॉल होता है, ये एक डिफरेंस है, ये एक एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ तीन तरीके की कॉम्प्लीमेंट पाथवे होते हैं, क्लासिकल, ऑल्टरनेट और लैक्टिन। इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्लासिकल पाथवे होता है ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे होता है, और ऑल्टरनेट और लैक्टिन जो होते हैं एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे तीन तरीके के होते हैं। क्या क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है इसमें कॉम्प्लेक्स होता है C1 से लेके C9 तक। C1 में QRS होता है जिसमें से Q एंटीजन से बाइंड करेगा, RS एंजाइमेटिक एक्टिविटी देगा। C2 में A वाला सबनेट लार्ज होता है, B वाला स्मॉल होता है, जबकि बाकी सब में A वाला स्मॉल होता है और B वाला लार्ज होता है, लार्ज यानी कैटालिटिकल। ये चलेगा C3 से लेके C5 तक, और बाकी जो C5 से C9 तक है वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो तीन पाथवे होते हैं, क्लासिकल, ऑल्टरनेट, लैक्टिन। क्लासिकल एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है, ये दोनों एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होते हैं, एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होगी। ठीक है, पहले क्लासिकल वाला देखते हैं। तो क्लासिकल वाले में क्या हुआ, ये एंटीबॉडी है यहाँ IgM। सबसे पहले क्लासिकल वाला देखते हैं, एंटीबॉडी है IgM, एंटीजन ने इसको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर कौन सा रिकॉग्नाइज करेगा, यहाँ पर C1QRS, तो जो Q होगा ना वो रिकॉग्नाइज करेगा। इसके बाद में यहाँ पर C4, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एक पूरा एक कैस्केड चलता है ना, तो पहले C4 एक्टिवेट हुआ। C4 में भी C4A C4B, और हमें पता है B कैटालिटिकल सब यूनिट है, और A वाली यहाँ से निकल जाती है, इन्फ्लामेशन करती है, तो B वाली यहाँ पर कैटालिसिस करेगी। तो अब एंटीजन आ गया, एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड कर गया, C4B यूनिट आ गई, ये सारे मिलके C2 को एक्टिवेट कर देते हैं। C2 भी हमें पता है C2A C2B में डिवाइड करेगा, लेकिन हमें ये पता है कि C2A लार्ज सब यूनिट है इस केस में, एक 2 के केस में, तो ये कैटालिटिकल है। तो अब एंटीजन आ गया, एंटीबॉडी आ गया, C4B आ गया, C2A आ गया, ये मिलकर किसको एक्टिवेट करेंगे, C3 को। C3 भी ब्रेक होगी ए में और बी में, और हमें पता है बी वाली कैटालिटिकल सब यूनिट है हमारी, तो यहाँ पर फिर ये एंटीजन एंटीबॉडी C4B C2A C3B ये C5 को कन्वर्ट कर देंगे। C5 जो है पूरा कॉम्प्लेक्स बना देगा और उसके बाद में बैक्टीरियल की लाइसिस हो जाएगी। पहला कौन सा पाथवे, क्लासिकल। क्लासिकल
कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, तो यहां पर एंटीबॉडी है हमारी आईजीएम, एंटीजन आ गया और ये एंटीबॉडी है। तो अभी हमारे पास में क्या इंग्रेडिएंट है, एंटीजन और एंटीबॉडी। ये मिलके किसको एक्टिवेट करवाते हैं, C4 को। C4 हमें पता है C4A C4B में ब्रेक होगा। B कैटालिटिकल सब यूनिट और लार्ज है, तो अब हमारे पास में C4B आ गई, A वाला इन्फ्लामेशन में चला जाएगा। इसके बाद में ये तीनों मिलके किसको एक्टिवेट करवा देते हैं, C2 को। C2 डिवाइड होती है 2A में 2B में, लेकिन ये इसका ये एक्सेप्शन है, इसमें A वाला लार्ज है यानी ये कैटालिटिकल है, तो कैटालिटिकल यहाँ रह जाएगा। तो एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी हो गई, C4B हो गया, C2A हो गया। ये मिलके क्या करते हैं, C3 को एक्टिवेट करवा देते हैं। C3B A और B में जाएगा, A वाला इन्फ्लामेशन में चला जाएगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी प्लस C4B प्लस C2A प्लस C3B, ये मिलके किसको एक्टिवेट करवा देते हैं, C5 को। और C5 एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स C5 से C9 एक्टिवेट होता है, और हमें पता है ये क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे अटैक करेगा और बैक्टीरिया के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई। बैक्टीरिया क्या कर देगा, लाइसिस कर देगा। देन आता है ऑल्टरनेटिव पाथवे। ऑल्टरनेटिव पाथवे में ये एंटीजन, ये हमारा एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है, एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट यहां नहीं होती। यहां पर क्या होता है, यहां पर 4 सीरम प्रोटीन एक्टिवेट होंगे। C3 एक्टिवेट होगा, फैक्टर बी होगा, फैक्टर डी होगा और प्रॉपर डील होगा। सबसे पहले यहाँ एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंस आता है। ये एंटीजन हमारा आ गया, कोई बैक्टीरिया मान लो ये आ गया। इसके बाद में यहाँ किसको एक्टिवेट करते हैं, ये बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हमारा C3A और B जो है हमारे बॉडी में, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, C3 एक्टिवेट होगा। C3 हमें पता है ब्रेक होगा C3A में और C3B में, और B वाला लार्ज सब यूनिट होता है इसलिए कैटालिटिकल है। तो अब C3B प्लस फॉरेन सब्सटेंस, FS यानी फॉरेन सब्सटेंस, ये मिलके फैक्टर B को एक्टिवेट करवा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, C3B आ गया और B फैक्टर आ गया। B फैक्टर भी ब्रेक होगा B फैक्टर A में, B फैक्टर B में। B वाला कैटालिटिकल सब यूनिट है हमारा, तो ये क्या करवा देगा, ये फैक्टर डी को एक्टिवेट करवा देगा। फैक्टर डी मिलके किसको करवा देगा, प्रॉपर डी को। तो वही चीज है, सबसे पहले C3 ने फैक्टर बी को करवाया, फिर यहाँ पर डी, फिर प्रॉपर डी, इसी में ये एक्टिवेट हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर फाइनली जो C5 से C9 का कैस्केड है, एंड लास्ट यही एक्टिवेट होना है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि बैक्टीरिया को ही टुकड़े टुकड़े कर देगा। लास्ट आता है हमारा लैक्टिन पाथवे, जिसको कि मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन पाथवे भी कहते हैं। अब हमारा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास में ये यहाँ पर मैनोज प्रेजेंट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू प्रेजेंट होता है मैनोज। तो इस मैनोज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये मैनोज बाइंडिंग रेसिड्यू होता है। तो ये इस मैनोज से कौन बाइंड कर जाता है, लैक्टिन बाइंड कर जाता है। प्रोटीन है ना, तो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, यानी मैनोज के साथ लैक्टिन बाइंड करा, बाइंड टू फॉरेन सरफेस। मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन एसोसिएट प्रोटीएज, यानी मैनोज बाइंडिंग MBL यानी मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन एसोसिएट प्रोटीएज 1 और 2, देन बाइंड टू MBL। किससे बाइंड कर जाएंगे दोनों प्रोटीएज, ये दोनों MASP1 MASP2 इस मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन से बाइंड कर जाएंगे। देखो मैनोज और लैक्टिन आपस में बाइंड किए, इसको बोल दिया मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन। फिर इनके साथ में दो प्रोटीएज बाइंड करते हैं, MASP1 और MASP2, और ये बाइंड करके क्या करते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स क्लीव्स एंड एक्टिवेट C4 एंड C2। ये किसको एक्टिवेट कर देंगे, ये दोनों, ये सारा जब इतना पाथवे हो जाता है तो ये C4 को एक्टिवेट करेंगे, C4 C2 को करेगा और फाइनली C5 एक्टिवेट हो जाएगा, C5 to C9। अब यहां देखिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर वेरियस सब क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड एंड बॉडी सिक्रेशन। यहाँ आपके पास में एक साइड में आपको दिए गए हैं एंटीबॉडीज और एक तरफ दिया गया है उनका सब क्लास। मेजर फंक्शन दिया गया इन क्लास का, एक तरफ फंक्शन है एक तरफ एंटीबॉडी है, मैच करो। IgA तो आपको पता है,
यहाँ पर ये पाया जाता है। IgA मैच कर लो, कहाँ मैच हो रहा है। पोस्ट बी सेल रिसेप्टर कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, IgM। IgA इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर E वाला मैच कर रहा है फर्स्ट से, C वाला मैच कर रहा है हमारा इससे। IgM फर्स्ट बी सेल रिसेप्टर कहा था मैंने, और म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह में ग्लैंडुलर सिक्रेशन में IgA पाया जाता है, तो ये मैच करना है। यहाँ पर E फर्स्ट किस में जा रहा है, तो A वाला तो हट जाता है, वैसे ही ये वाला ऑप्शन भी हट जाता है, तो या तो सेकंड हो गया फोर्थ होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो C वाला ऑप्शन मैच कर रहा है IgM से, तो C वाला फिफ्थ के साथ जा रहा है, तो फिफ्थ देखो कौन से ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ही कट कर दिया हम लोगों ने। C वाला फिफ्थ किस में जा रहा है, फोर्थ वाले में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, बाकी के और मैच कर लो यहाँ पर, जैसे कि बेसोफिल वगैरह, तो IgE बताया था मैंने, बेसोफिल वगैरह से बाइंड करता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन टेक पार्ट इन क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन पाथवे, कौन पार्टिसिपेट करता है क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन पाथवे में। एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है ना, तो कौन सा लिखवा रखा है मैंने यहाँ पर, देखिए IgM। एंटीबॉडी कौन सा है, IgM। IgM, IgM ही क्यों, क्योंकि फर्स्ट रिसेप्टर ही वही है, तो इसलिए IgM यहाँ दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में IgM नहीं दिया गया, तो हम लोग IgG यहाँ पर इसका आंसर दिया गया कि जो ह्यूमन सीरम है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ऐड कर लेना, IgG भी ऐड कर लेना साइड, ठीक है, IgG इस पाथवे में। सो following human serum immunoglobulin take part in classical complement fixation pathway, that is IgG, क्योंकि IgM ऑप्शन में दिया नहीं गया। नेक्स्ट यहाँ पर नोट ट्रू बताना है आपको, ऑल्टरनेटिव पाथवे यूज द सेम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एज क्लासिकल। हाँ, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स यानी C5 to C9 जो है, जो कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना रहे, तीनों में ही यूज हो रहा था ये। तो ऑल्टरनेटिव पाथवे डज नॉट रिक्वायर एंटीजन एंटीबॉडी, बिल्कुल एंटीजन इंडिपेंडेंट है ये। ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोड्यूस C3 बाय द सेम रूट एज द क्लासिकल पाथवे, तो ऑल्टरनेटिव पाथवे में C3 सेम रूट से बन रहा था जैसे क्लासिकल में बन रहा था, लेकिन रूट तो अलग अलग था यहाँ पर, तो इसको मार देते हम लोग होल्ड पे। Certain microbial surface have physiochemical properties that may result in activation of alternative pathway, बिल्कुल, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, उनके पास में कुछ ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसकी वजह से वो ऑल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट कर देते हैं। कैसे, C3 को एक्टिवेट करके। तो ये थर्ड वाला अलग है हमारा, थर्ड वाला गलत है। क्यों, क्योंकि क्लासिकल में C3 अलग तरीके से एक्टिवेट हो रहा था, और ऑल्टरनेटिव में तो सीधा डायरेक्ट एंटीजन के आते ही एक्टिवेट हो जा रहा था। आगे यहाँ पर नोट ट्रू बताना है रिगार्डिंग बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर। तो टी सेल रिसेप्टर जो है मेम्ब्रेन बाउंड होता है एंड डज नॉट अपीयर एज सोल्यूबल फॉर्म एज डज द BCR, बिल्कुल BCR हमारा सोल्यूबल है, TCR नहीं होता एज BCR।
Unlike BCR, most of TCR are not specific for antigen alone, but for antigen combined with MHC. हाँ, ये भी हमने पढ़ा था कि जैसे हमारे BCR होता है वैसे TCR हमारा स्पेसिफिक नहीं होता एंटीजन के लिए अकेला, उसको MHC की रिक्वायरमेंट है. In order to activate signal transduction, B cell surface receptor associate itself with IG alpha. बिल्कुल B cell में हमने पढ़ा था 79 अल्फा और बीटा, जिसको कि हम लोग IG अल्फा और IG बीटा भी कह रहे थे सिग्नल ट्रांजैक्शन के लिए, जबकि टी सेल रिसेप्टर में हमने ऐसा नहीं पढ़ा था, CD3 ही काम कर दे रहा था जो आइडेंटिफिकेशन मार्कर था. ये भी करेक्ट है. एंटीजन बाइंडिंग इंटरेक्शन ऑफ बी सेल रिसेप्टर इज वीकर, यानी बी सेल रिसेप्टर का एंटीजन से बाइंड करने की एबिलिटी वीक होती है देन टी सेल रिसेप्टर. लेकिन हमने तो पढ़ा था टी सेल रिसेप्टर एंटीजन बाइंडिंग एबिलिटी इज वीकर, तो ये गलत है क्योंकि टी सेल की वीक होती है. साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करती है? CD8. क्या एक्सप्रेस करेगी? CD8 करती है. और कौन सा यहां पर था? बी सेल के पास था MHC2, और किसको करी थी? टी हेल्पर को. और यहाँ पर CD8 है तो ये किसको करी होगी? MHC1 को. ढूंढो कहां पर है फोर्थ वाला. Which of the following cell generally does not secreted interferon gamma? कौन से सिक्रेट नहीं करती इंटरफेरोन गामा को? देखिए इंटरफेरोन का मैंने एक लिस्ट दिया था आपको. Which of the following cell generally does not secrete interferon gamma? देखो इंटरफेरोन गामा किसको इनहिबिट कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है टी हेल्पर सेल को, तो ये सीक्रेट थोड़ी ना करेगी टी हेल्पर सेल, क्योंकि टी हेल्पर सेल को तो इनहिबिट कर रहा है इंटरफेरोन गामा. टी हेल्पर 2 को, TH2. तो इट्स टी हेल्पर 2. यहाँ पूरा एक लिस्ट में ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. क्वेश्चन जब आप देखोगे इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी टेस्ट हो जाएंगे. देखो यहाँ पर आपको दिया गया है CD28, CD154 आप किसको कह रहे थे? CD40L को. और CD8 किसके पास था? टी साइटोटॉक्सिक के पास था. CD28 किसके पास था? ये टी सेल के पास था. फिर ये टी सेल रिसेप्टर. देखो आप, देखो टी सेल में हमने क्या देखा था? दो देखे थे, CD28 और CD40L, जिसको कि हमने क्या कहा था? CD157 को स्टिमुलेटरी. किसके साथ को स्टिमुलेटरी थे ये बाइंडिंग शो कर रहे थे बी सेल के. ये तो कर रहा था बी सेल के CD40 के साथ, और ये कर रहा था CD80 के साथ, जिसको कि हम लोगों ने एक और नाम से B7 कहा था, राइट. और TC के पास CD8 मार्कर था, और ये MHC1 को रिकॉग्नाइज है. और टी हेल्पर जो है ये रेस्ट्रिक्टेड टू CD4 और MHC2, राइट. तो C वाला तो हमारा TC के साथ जाएगा. मैच करो अब इनको. 40 वाला बाइंड करता है 40L के साथ. D का तो फर्स्ट जाएगा बाइंड टू 40 CD40 ऑन B सेल एंड APC, तो इसका तो D का तो जाएगा हमारा 1. CD8 CD8 का देखो बाइंड टू MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल रेस्ट्रिक्ट टी साइटोटॉक्सिक. C का सेकेंड. 28 किससे करता है? 28 करता है CD80 या B7 जिसको कहा जाता है. तो 28 B7 देखिए यहाँ पर, देखिए थर्ड वाला. देन बचता है टी सेल रिसेप्टर. टी सेल रिसेप्टर हमें पता है अल्फा और बीटा डोमेन होते हैं, तो कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा एंड बीटा. मैच करो. ए का फोर्थ, बी का थर्ड, किससे मैच हो रहा है ये? ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट. फोर्थ ऑप्शन से.
सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको आज शाम तक सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन सा यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।